देश की राजनीति दल बदल के दलदल में फंसी हुई है। चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसके कुछ दिन पहले ये एक ऐसा अभियान की तरह शुरू हुआ है कि जो अभी तक जारी है। इतनी बड़ी संख्या में नेता दल बदल कर रहे हैं और ज्यादातर नेता कांग्रेस पार्टी या दूसरी प्रादेशिक पार्टियों से निकल करके बीजेपी में जा रहे हैं। कुछ और जगह दल बदल हो रहा है। तेलंगाना में बीआरएस के नेता जो वहां अभी कुछ दिन पहले तक सरकार चला रहे थे, के चंद्रशेखर राव, उनकी पार्टी है, उसके नेता भी दल बदल कर रहे हैं, वो कांग्रेस में जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस जो है जगन मोहन की पार्टी, उनके नेता छोड़ करके कांग्रेस में या भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। बिहार में राजद के नेता बीजेपी में गए हैं। जदयू के नेता, जनता दल यू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उसके नेता राजद में गए हैं। तो कई जगह इस तरह का भी दल बदल हुआ है। लेकिन मोटे तौर पर देश भर की जो पार्टियां हैं, उनके नेता निकल के अपनी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। पहले भी दल बदल होता था, लेकिन इतने सांस्थायिक तरीके से, इतने इंस्टीट्यूशनल तरीके से इसके पहले कभी दल बदल नहीं हुआ। और इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पार्टी जिसकी सरकार है उसने लोगों पर आरोप लगाए, नेताओं को भ्रष्ट बताया और फिर जब वो नेता आ गए तो उनको शामिल कर लिया और हाथ के हाथ उनको टिकट भी दे दी। अनेक मिसालें हैं जिनके बारे में कहने की जरूरत नहीं। अशोक चौहान को महाराष्ट्र में टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगा था और उनको आदर्श घोटाले में आरोपी थे। और 2014 का चुनाव बीजेपी ने उनके आदर्श घोटाले को बड़ा मुद्दा बना करके लड़ा था, उनको टिकट दिया गया है बीजेपी का। इस तरह से बहुत सारे नाम, हरियाणा में नवीन जिंदल को भी टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये एक दल बदल के अंदर का एक दूसरा पहलू है ये। और आज हम लोग दल बदल की बात कर रहे हैं, वो आरोपी लोगों को टिकट देने का भी एक अलग मसला है, उस पर भी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए है। लेकिन ये जो दल बदल है उसने तमाम पार्टियों को एक्सपोज कर दिया है। इतने मजाक बन रहे हैं, इतने मीम्स बन रहे हैं सोशल मीडिया में। लोग ये कह रहे हैं कि अब चुनाव में कैसे तय होगा, एक तरफ कांग्रेसी है, दूसरी तरफ पूर्व कांग्रेसी है। मतलब कांग्रेस का कैंडिडेट है और जो बीजेपी की तरफ से लड़ रहा है वो पूर्व कांग्रेसी है ये। और अभी ऐसा कई जगह तो ऐसा हुआ है कि आधे घंटे के भीतर टिकट दिए गए, आधे घंटे में कोई नेता पार्टी छोड़ करके आया, हो सकता है पर्दे के पीछे पहले बात हुई हो, और वह आधे घंटे में टिकट लेकर के चला गया चुनाव लड़ने। कल तक वो सोशल मीडिया में कांग्रेस के पक्ष में लिख रहा था, बीजेपी के खिलाफ लिख रहा था, और आज उसने बीजेपी की जय जयकार शुरू कर दी। तो ये इतने इंस्टीट्यूशनल तरीके से हुआ है, दल बदल इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है कि चुनाव की घोषणा करते समय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तक ने इस पर तंज किया। उन्होंने भी व्यंग करते हुए नेताओं को, जब वो नसीहत दे रहे थे कि सोच समझ के बोले, संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, किसी नेता के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो उसमें चुटकी लेते हुए उन्होंने तंज किया कि आजकल तो पता ही नहीं चलता है, फिर इतनी बड़ी संख्या में इस तरह से लोग दल बदल कर रहे हैं कि क्या पता कल किसको किसके साथ काम करना पड़ जाए। तो ये तंज करते हुए उन्होंने ये अपनी बात समझाई थी विपक्षी पार्टियों को लेकर के। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ की बेंच ने महाराष्ट्र में एनसीपी के मामले को सुनते हुए एक टिप्पणी की। उसने एक तो आदेश दिया, जो एनसीपी से अलग हुई पार्टी है, जिसको असली एनसीपी माना है चुनाव आयोग ने और स्पीकर ने, वो अजीत पवार का गुट है, उसको कहा सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कि आप एक विज्ञापन देकर के, एक नहीं कई विज्ञापन देकर के बताएंगे लोगों को कि ये घड़ी का चुनाव चिन्ह तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये मामला सब जुडिस है, न्यायिक विचाराधीन है, अदालत में है ये मामला। तो ये बताना पड़ रहा है, वो विज्ञापन देकर के बता रहे हैं, अजीत पवार का गुट बता रहा है। तो उसी मामले में ये आदेश देते हुए एक बड़ी गंभीर टिप्पणी की दोनों माननीय जजों ने, और उन्होंने कहा कि सिर्फ विधायी आधार पर, यानी विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर अगर इस बात का फैसला होता है कि कौन सा गुट एक पार्टी से टूटा हुआ, कौन सा गुट असली गुट है, असली पार्टी है, तो ये संविधान के साथ अन्याय होगा। क्योंकि संविधान में जो दल बदल का कानून बना है, या जो 10वीं अनुसूची है, उसमें ये कहा गया है, उसमें साफ तौर पर संगठन की क्षमता को भी बराबर महत्व दिया गया है। विधायकों सांसदों की संख्या अपनी जगह है, लेकिन संगठन की क्षमता का भी अपना महत्व है। क्योंकि विधायक आज हैं, कल नहीं होंगे, सांसद आज हैं, कल नहीं होंगे। पार्टी के सांसद विधायक चुनाव हारते रहते हैं, लेकिन पार्टी का संगठन रहता है, उसके पदाधिकारी रहते हैं। उनके आधार पर भी पार्टियों के बारे में फैसला किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ विधायकों के आधार पर फैसला करना होता और सांसदों के आधार पर, तो बहुत क्लासिकल केस है बिहार का। महाराष्ट्र का बिल्कुल कंट्रास्ट है बिहार में। महाराष्ट्र में जिन पार्टियों के साथ सांसद और विधायक थे, उनको असली माना गया। यानी
शिवसेना से अलग हुए एकनाथ शिंदे गुट को असली माना गया और एनसीपी से टूटे अजित पवार गुट को असली माना गया। लेकिन बिहार में जिनके साथ सांसद थे उनको असली नहीं माना गया। जिनके साथ सिर्फ एक सांसद थे, 5 सांसद थे पशुपति पारस के साथ, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के उनके गुट को असली नहीं माना गया है। कानूनी तौर पर नहीं, लेकिन राजनीतिक तौर पर सिर्फ एक एमपी वाले चिराग पासवान से तालमेल किया है भाजपा और जेडीयू ने, जनता दल यू ने, और उनको 5 सीटें दी है। पशुपति पारस जिनके साथ 5 सांसद थे उनको एक भी सीट नहीं मिली है। इसका मतलब है कि इस मामले में, लोक जनशक्ति पार्टी के मामले में, संगठन का ध्यान रखा गया, वोट का ध्यान रखा गया, सांसदों की संख्या को कंसीडर नहीं किया गया। तो इसी तरह का विचार कहीं भी होना चाहिए, महाराष्ट्र में भी होना चाहिए है, यह तय करने के लिए कि कौन असली पार्टी है। सिर्फ सांसदों विधायकों की संख्या का आकलन नहीं होना चाहिए। आज अभी मान लीजिए कि 13 सांसद गए थे, जो शिवसेना था, पुराना एकीकृत शिवसेना से टूट करके 13 सांसद गए थे एकनाथ शिंदे के साथ। अभी उनको पता नहीं 13 सीटें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। अगर 13 सीट मिल भी जाती है उनको, तो क्या गारंटी है कि 13 लोग जीतेंगे? अगली बार अगर उसमें से आधे हार जाते हैं और जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, उसके ज्यादा लोग जीत जाते हैं, फिर क्या होगा? क्या चुनाव आयोग और स्पीकर अपना फैसला बदलेंगे? तो ये इस बात को कंसीडर करना चाहिए है। ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण टिप्पणी है। हो सकता है कि आगे इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश भी बनाए, जिसमें जो विधायकों और सांसदों की संख्या के साथ साथ संगठन की ताकत और पदाधिकारियों की स्थिति का भी आकलन उसमें किया जाए। उसके आधार पर पार्टियों के बारे में फैसला हो। ये हो सकता है कि हो, लेकिन दल बदल का मामला सिर्फ कानूनी मामला नहीं है। भारत में कानून बहुत सख्त है, लेकिन उससे दल बदल नहीं रुका है। और यह भी विडंबना है, हैरानी की बात है, जब कोई कानून नहीं था दल बदल का, 80 के दशक से पहले जब कानून नहीं था, तो इतनी दल बदल नहीं होती थी, बल्कि कोई दल बदल नहीं होती थी। इक्का दुक्का कभी सुनने को मिलता था कि किसी ने पार्टी बदल दी। समान विचारधारा वाली पार्टियां टूटती थी और उसी विचारधारा की दूसरी पार्टी बनती थी, जिसमें कुछ लोग चले जाते थे, कुछ लोग इधर के लोग उधर चले जाते थे। विचारधारा नहीं बदलती थी। ये नहीं होता था कि समाजवादी राजनीति करने वाला कोई आदमी भारतीय जनसंघ में या बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, या कांग्रेस में शामिल हो गया, या कांग्रेस का कोई आदमी बीजेपी में चला गया, या कांग्रेस का कोई नेता समाजवादी पार्टी में चला गया। ये नहीं होता था। समाजवादी पार्टियां टूटती थी। पहले एक समाजवादी पार्टी बनी, फिर संयुक्त समाजवादी पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हुई, फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हुई, फिर जनता पार्टी बनी, फिर लोक दल बने, कई सारे लोक दल बने, फिर समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल यू, जनता दल एस, इस तरह की ढेरों पार्टियां बनी। लेकिन ये एक समान विचारधारा वाले लोग थे जो अपने अपने आपसी मतभेद की वजह से अलग पार्टी बना लेते थे, लेकिन उसी विचारधारा पर चलते रहते थे। तो उसको ये भी दल बदल था या पार्टियों का टूटना था, लेकिन उस सेंस में नहीं जिस सेंस में आज हो रहा है। आज तो पता ही नहीं चल रहा है कि किस पार्टी का आदमी, एक पार्टी का आदमी कल किसी और पार्टी में था, एक नेता आज किसी और पार्टी में है, कल किसी और का झंडा लिए हुए था, आज किसी और का झंडा लिए हुए है, कल जिसको गाली दे रहा था आज उसकी तारीफ कर रहा है, कल जिसकी तारीफ कर रहा था आज उसको गालियां दे रहा है। तो ये दल बदल का सबसे निकृष्ट रूप है। वितृष्णा पैदा करने वाला जो विद्रूप होता है वो है। इसने पूरी तरह से राजनीति को भ्रष्ट बना दिया है और सत्ता की अंधी दौड़ में शामिल करा दिया है राजनीति। ये इसकी राजनीतिक शुचिता खत्म होने का पुख्ता सबूत है कि आज नेता किसी चीज से उनको परहेज नहीं है। उनको इस बात का भी, आज डिजिटल युग है जिसमें एक नेता की कही हुई बात सुरक्षित है, उसके वीडियोज, उसकी ऑडियो सारे सुरक्षित है। जब उसको सुनाया जाता है कि आप कल इस नेता को गाली दे रहे थे और आज उनकी चरण वंदना कर रहे हैं, तो वो बेशर्मों की तरह हंसने के सिवा कुछ नहीं करता है। लेकिन उसके दिमाग में है कि आज इस पार्टी में चले जाएंगे तो सत्ता मिल जाएगी। तो राजनीति का अंतिम लक्ष्य सत्ता हासिल करना हो गया, चाहे जिस रूप में हो, चाहे जिस तरीके से हो, सत्ता हासिल करना आखिरी लक्ष्य हो गया है। और इसलिए दल बदल है कि जो पार्टी मजबूत दिखती है, जिसकी तरफ जाने से सत्ता मिलती दिखती है, क्योंकि ये भी एक दुर्भाग्य है, विडंबना है कि लोकतंत्र है, संविधान आधारित व्यवस्था है, इसके बावजूद जो नेता है, जो सांसद है, एमएलए है, एमपी है, वो 140 करोड़ लोगों का भाग्य विधाता है। उसके हाथ में असीमित शक्तियां हैं और बेहिसाब संपत्ति कमाने के अवसर है उसके पास। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है कि लोग अपने इतनी वैचारिक इतने समझौते करें और इतने नीचे गिर करके पार्टियां बदलें। जिस पार्टी से अब आज
तेलंगाना में देखिए कि भारत राष्ट्र समिति के 10 साल तक राज था, उसके साथ रहे लोग, और जैसे ही वो पार्टी सत्ता से बाहर हुई, उसके एमपी एमएलए बड़े नेता छोड़ करके और कांग्रेस में शामिल होने लगे, क्योंकि कांग्रेस वहां सत्ता में आ गई। के केशव राव एक जमाने में कांग्रेस के महासचिव होते थे, कई महत्वपूर्ण राज्यों के प्रभारी थे। वो जब वहां बीआरएस की सत्ता आई तो वो बीआरएस में चले गए, जब बीआरएस सत्ता से बाहर हुई तो वापस अपनी बेटी के साथ फिर कांग्रेस में लौट गए। तो ये हर राज्य में हो रहा है, जहां जिसकी सत्ता है उसकी तरफ जा रही है पार्टियां। केंद्र में जा रहे हैं नेता, केंद्र में अभी दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, उसकी सरकार बन सकती है, तो हर नेता उसकी तरफ जाना चाह रहा है। हर नेता किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी भी, जो एक जमाने में अपने वेबसाइट्स पर लिखती थी, पता नहीं अब लिखती है कि नहीं, पार्टी विद डिफरेंस, एक अलग तरह की पार्टी जो अपने को बताती थी, वो खुले दिल से लोगों का स्वागत कर रही है। उसने कमेटी बना रखी है, जो कमेटी अंधाधुंध लोगों को ज्वाइन करा रही है और उनको टिकट भी दिए जा रहे हैं। तो ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, ये राजनीतिक मामला है, ये विचार शून्यता का मामला है, वैचारिक रूप से निर्धन हो जाने, निर्धन हो जाने, करप्ट हो जाने का मामला है। जब तक ये स्थिति नहीं बदलेगी, जब तक वैचारिक राजनीति में विचारधारा का महत्व नहीं लौटेगा, जब तक शुचिता नहीं बहाल होगी, जब तक भ्रष्टाचार और सत्ता के राजनीति में सफल होने पर एमपी एमएलए बनने के बाद मिलने वाली शक्तियां कम नहीं होंगी, जब तक कानून का राज, संस्थाओं का राज नहीं बहाल होगा, तब तक इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। और ये कभी ठीक नहीं होगा, कानून चाहे कितना भी सख्त बना ले। अभी कई लोग कह रहे हैं कि इस तरह का कानून बन जाए कि आप अगर एक पार्टी के टिकट से जीते हैं और पार्टी बदल रहे हैं तो आपको इस्तीफा देना होगा, या फिर ये कानून बन जाए कि अगर एक बार आप पार्टी छोड़ते हैं तो 5 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, तो दल बदल रुक जाएगा। ऐसा भोले लोग हैं कुछ जो मानते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। अभी एक यहां तक कर दिया गया है कि 2/3 से ज्यादा होंगे सदस्य, तभी कोई पार्टी टूट करके दूसरी पार्टी में उसका विलय हो सकता है। इसके बावजूद पार्टियां टूट रही हैं। इस्तीफा देने का अभी भी है कि दल बदल कानून के तहत अगर उससे कम लोग पार्टी छोड़ते हैं तो उनको इस्तीफा देना होगा, तो लोग उसके लिए भी तैयार है। अभी सब लोगों ने देखा, हिमाचल प्रदेश में 6 विधायकों ने, कांग्रेस के 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान किया, क्रॉस वोटिंग की, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये इस्तीफा दे देना, ये चुनाव, अगर उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए, अगर कानून सख्त और कर दिया जाए, चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाए, तब भी कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि तब उनकी पत्नियां लड़ेंगी या उनके बेटे बेटियां लड़ेंगे। तो ये इस तरह से कानून से नहीं रुकने वाला है। कुछ भी कर लें, कितना भी सख्त कानून बना लें, इसके लिए राजनीति में अच्छे दिन लौटाने होंगे, राजनीतिक शुचिता बहाल करनी होगी, भ्रष्टाचार रोकना होगा, संस्थाओं की शक्ति, संस्थाओं की ताकत बहाल करनी होगी, आम आदमी के मानवाधिकार सुनिश्चित करने होंगे कि वो माई बाप न माने एमपी एमएलए को और सरकार को। जब तक ये किसी भी सभ्य लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है जैसा हिंदुस्तान में होता है। दुनिया के किसी भी देश में ये नहीं देखने को मिलता है। ये ध्यान नहीं आ रहा है, हमने इतनी इंटरनेशनल खबरें पढ़ने के बावजूद, कि कभी लेबर पार्टी का आदमी टूट करके ब्रिटेन में और कंजर्वेटिव पार्टी के साथ चला गया हो। टोरीज और विग्स हैं तो है, वो टोरीज है और वो विग्स है, वो कंजर्वेटिव है या लेबर पार्टी के लोग हैं, तो वो उन्हीं के साथ रहते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग रिपब्लिकन में जा रहे हैं और रिपब्लिकन की सत्ता आ रही है तो डेमोक्रेटिक पार्टी वाले उनमें जा रहे हैं, और जब डेमोक्रेट्स की सत्ता आती है तो रिपब्लिकन उधर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ भारत में होता है। ये गरीब देशों में और जगह भी होता होगा, लेकिन ये फिनोमेनन है भारत का। और जो लोग शुचिता की राजनीति करने की बात करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इसको रोकें। इसके बगैर ये ऐसा दलदल बना है जिसमें एक दिन सब कुछ डूब जाना है। धन्यवाद।